हेलो। क्या हाल चाल है? अब थ्योरी पढ़े हुए तब भी ये पार्ट देखे हो, ठीक है। आज हमरे फोर्स एंड मोशन के थर्ड पार्ट लेके आवागा है। यह पार्ट में हमरे कुछ डिफरेंस बिटवीन के बात करा जाए, रीजनल प्रॉब्लम के बात करा जाए और न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम के बात करा जाए, ठीक है। तो एक नाते ई वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट हुए वाला है, ठीक है। ला, अब आज हमरे शुरू शुरू में शुरू करा जाता है फोर्स एंड मोशन के कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो यहाँ कहा क्या है, वाई द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज इन प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। कहा था अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू जो है वो फर्क फर्क का है रहा था, हर एक जगह ही फर्क फर्क का है रहा था, ठीक है। तो ये कर आंसर का हुआ देखो तो हमन के पता है, वी नो दैट, हमन के पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस रहा है। और अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अब कंप्लीट स्फीयर ना हुए, अर्थ जो है कंप्लीट स्फीयर ना हुए तो एक पोलर रीजन और इक्वेटोरियल रीजन पे एक रेडियस का रहा है, कहूँ कम रहा है कहूँ ज्यादा रहा है, ठीक है। वी नो दैट कि हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का है स्क्वायर ऑफ द रेडियस है। अब रेडियस अगर घटत है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़त है, रेडियस अगर बढ़त है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटत है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये रेडियस जोन है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट है, वही के नाते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी का हो जाता है, प्लेस टू प्लेस का हो जाता है, वेरीज हो जाता है, वेरीज माने फर्क फर्क हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तो क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा था द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर इन पोलर रीजन देन इक्वेटोरियल रीजन। अब जोन ऊपर आंसर लिखा हो वह आंसर ये हो। अब हम लिखो एज वी नो दैट, हम मन के पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जोन हुआ था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा था स्क्वायर ऑफ द रेडियस से। और पोलर रीजन पे रेडियस कम रहा था, देखो तो पोलर रीजन पे रेडियस का रहा था कम रहा था, और पोलर रीजन पे रेडियस कम रहा था, इक्वेटोरियल रीजन पे रेडियस ज्यादा रहा था। पोलर रीजन पे रेडियस कम हुए के नाते एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो जाता है ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यह रीजन हुआ कि पोलर रीजन पे रेडियस कम रहा था और बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोलर रीजन पे का हो रहा था ज्यादा रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा था why the weight of an object is more at polar region देन इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। कोनो भी ऑब्जेक्ट के वेट जो है हाई पोलर रीजन हुए बहु और ई का हुए इक्वेटोरियल रीजन हुए। कहा था कि कोनो भी बॉडी के वेट जो है ऑब्जेक्ट के वेट जो है पोलर रीजन पे का रहा है ज्यादा रहा है और इक्वेटोरियल रीजन पे का रहा है कम रहा है, ठीक है। अब ये का कैसे कहा था कि वेट वी नो दैट एज वी नो दैट एज वी नो दैट है, हमन के पता है कि वेट डिपेंड्स ऑन का ग्रेविटी and at polar region gravity is more, so weight is also more, ठीक है। वेट भी का रहा है ज्यादा रहा है देन इक्वेटोरियल रीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के मीनिंग तो बुझो हो ना, एकरे माने एक्सेलरेशन ड्यू टू का होता है ग्रेविटी होता है, और एकरे माने होता है का होता है, एकरे माने ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल का होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मीनिंग बुझो, कोनो भी ऑब्जेक्ट के फई को तो हेवनली बॉडी के ऊपर जात है कि नहीं, टुवर्ड्स द हेवनली बॉडी रहा है, ठीक है। और कैपिटल जी मानेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मीनिंग का हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुइठो मासेस में यूनिट मासेस में जो लागत है सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस रहा था वही के हमारे का कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। डिफिनेशन भी लिख सकत हो एक आपस का। यहाँ देखो पहला पॉइंट डिफरेंस के का दिया है कि जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ना है अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा है, लेकिन कैपिटल जी जो ना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का रहा है, कांस्टेंट रहा है एवरीवेयर का रहा है कांस्टेंट रहा है। सेकेंड पॉइंट देखो
कि जी के वैल्यू जवन है वो प्लेस टू प्लेस का हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे पोलर रीजन पे ज्यादा रहा था, इक्वेटोरियल रीजन पे कम रहा था, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू एवरीवेयर जहां कहीं भी का रहा था सेम रहा था, कांस्टेंट रहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के देखो, ई का हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हुआ वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और कैपिटल जी का हुआ ई स्केलर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के तनिक मीनिंग बुझाई दी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी माने ऐसन क्वांटिटी जौन एक पास मैग्नीट्यूड का रहा है, ये बात है। देखो, वेक्टर क्वांटिटी माने हुआ था जौन एक पास मैग्नीट्यूड, जौन एक पास मैग्नीट्यूड प्लस का रहा है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस का रहा है डायरेक्शन रहा है, वो का हमरे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और स्केलर क्वांटिटी माने जौन एक पास मैग्नीट्यूड रहा है, ट्यूड रहा है, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जोन के पास मैग्नीट्यूड रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहा है, वो का अमेरिका का चाहिए स्केलर क्वांटिटी का है चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, राइट टू डिफरेंट बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस लिखे पड़ा तो का लिखबो, ये ग्रेविटेशन के दूसरा नाम का हुआ ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का हुआ फोर्स हुआ, का हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। ठीक है, अब ग्रेविटी के डिफिनेशन देखो तो, द फोर्स विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट सेंटर, कोनो ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी के सेंटर के ऊपर अट्रैक्टेड हुआ था, वही के हमरे का कहा चाहिए ग्रेविटी कहा चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन माने दुठो मासेस के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागत है, मतलब ई मसवा एप्पा फोर्स लगाई, ई मसवा एप्पा फोर्स लगाई। ठीक है, तो वही कहते हैं द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, टू बॉडीज के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स आपस में एक आपस में जो फोर्स लागत है, वही के हमरे का कहे चाहिए ग्रेविटेशन कहे चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ग्रेविटी के इफेक्ट का हो सकता है, कि हम डिफरेंस बिटवीन ये का काहे लिखवाए हैं, काहे नाते कबो कबो यहाँ से क्वेश्चन भी सोच सकता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अथवा व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स सोच सकता है। ठीक है, तो ये का पॉइंट लिख सका जाता है, वही नाते हैं डिफरेंस बिटवीन के तौर पे का करे हन दिखाई दिया। अब देखो ग्रेविटी के इफेक्ट का हो सकता है, इफेक्ट माने प्रभाव अभाव। ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट, ग्रेविटी के नाते लैंडस्लाइड हैपन हुआ है, वाटर फ्लो हुआ है, बिल्डिंग बना सका जाता है, वी कैन टॉक बात कर सका जाता है, एक में वी कैन वॉक। ठीक है, हमरे चल सका जाता है, रोड पे चला जाता है ना, काहे के नाते ग्रेविटी के नाते हमरे चल सका जाता है, बात कर सका जाता है ग्रेविटी के नाते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, ग्रेविटेशन में टाइट सकर हुआ था। ठीक है, ग्रेविटेशन में का करत है, एक इफेक्ट का हुआ है कि टाइट सकर हुआ था, और टाइट कब अकर हुआ था, व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन और मून, सन और मून के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वह का अकर हुआ था टाइट सकर हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट हैपेंस व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून इंक्रीजेस, तो का हुआ था, का हैपन हुआ था, टाइट्स अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून इंक्रीज, का अकर हुआ था टाइट्स अकर हुआ था। टाइट्स माने हुआ था ज्वार भाटा, टाइट्स माने का हुआ था ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। अब यह देखो, ज्वार माने समुद्रवा में ओशियनवा में देखे हो पनिया जो ऐसे लहरवा उठत है ऊपरा, पनिया के लहरवा जो उठत है ऐसे, वका कहते हैं ज्वार, जो पहाड़ पनिया के लहरवा ऊपरा उठत है वका ज्वार कहते हैं, और उठ के जो गिरत है वका का कहते हैं भाटा कहते हैं। तो यही मिलाए के का हुआ है ज्वार भाटा हुआ है। ठीक है, जो ने हमरे टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यह इंपॉर्टेंट है। यह पार्ट में पार्ट थ्री में जितना भी हमरे बात करा जाए कुल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कोनो भी पॉइंट छोड़े ना है। अब मास और वेट के बीच में डिफरेंस देखा जाए, अब सिंपल, मास का यूनिट क्या हुआ केजी हुए, वेट का यूनिट क्या हुआ न्यूटन हुआ, वेट एक प्रकार के फोर्स हुए ना, तो एक यूनिट क्या हो गए न्यूटन हो गए, और मास का हुआ स्केलर क्वांटिटी हुआ, वेट का हुआ वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब ये व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी दिमाग में रखे रहे हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी माने
जोन एक पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहत है, और स्केलर क्वांटिटी माने जोन एक मैग्नीट्यूड रहत है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहत है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, मास के हमरे बीम बैलेंस से मेजर कर सका जाता है। ठीक है। और वेट के हमरे कैसे मेजर कर सका जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से कर सका जाता है। ये बीम बैलेंस माने तराजू, दोनों तराजू में पहले के जमाना में तराजू धान चावल कुल तौलत रहे ना, वही के कहते हैं बीम बैलेंस। ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस बाजार में एक ठो ऐसे मीटर गत देखे होबो, और एकरे नीचे ऐसे काटा गत लगा रहा हुई। ठीक है। यही में दही के तौलत है, एक का कहे चाहिए स्प्रिंग बैलेंस कहे चाहिए। ठीक है। अब कुछ गिव रीजन के ऊपर हमरे चला जाए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में गिव रीजन के का दिया है, मास इज कांस्टेंट। ठीक है। मास इज कांस्टेंट बट वेट इज वेरिएबल। वाई। ठीक है। मास कांस्टेंट क्वांटिटी हुए लेकिन वेट जोन है वो वेरिएबल हुए, काहे के नाते। अब ये ध्यान दियो, मास मास हमरे व्हाट इज मास, मास क्या का कहा जाता है, कोनो भी बॉडी में कितना मीटर कंटेनेड है। ठीक है। कितना मीटर कंटेनेड है, मीटर माने कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो। ठीक है। कोनो भी बॉडी में कितना नंबर और कितना मॉलिक्यूल्स है, वही के का कहे चाहिए मास कहे चाहिए। अभी ये देखो, मास के हमरे सिंपली का कैसे कहा था, मास जोन है के पर डिपेंड रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड रहा था। लेकिन वेट के बात करा जाए तो वेट के पर डिपेंड रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड रहा था। और मास जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड रहा था, तो कोनो भी बॉडी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रहा था, कांस्टेंट रहा था। लेकिन वेट जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड रहा था, तो हमन के पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस का रहा है, वेरीज रहा है, प्लेस टू प्लेस का रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रहा है। तो एक नाते वेट भी का रहा है, डिफरेंट रहा है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो वेट भी का हो जाए, डिफरेंट हो जाए कि नहीं। तो एक नाते मास के कांस्टेंट कहते हैं और वेट के वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यूं आवत है कि द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो एट सेंटर, कोनो भी हेवनली बॉडी के सेंटर पे वेट का हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन मास का रहा है, कांस्टेंट रहा है। वाई कह के क्वेश्चन सोच सकत है। तो यह का लिखो, सेम यह कुल आंसर लिख दियो, एक पॉइंट खाली थप दियो, यही एक पॉइंट खाली तब दियो कि सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का रहा है, जीरो रहा है। सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है, वही के नाते वेट भी का हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारे यूनिवर्सल लॉ का है कहा जाता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जोन है वो हर एक बॉडी के लिए, यूनिवर्स में जितना बॉडी है एवरी बॉडी के लिए का है, एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल माने प्रयोगजनक है। ठीक है। ठीक, हर एक बॉडी के लिए का है, प्रयोगजनक है, चाहे वो हेवनली बॉडी हो चाहे स्मॉल बॉडी हो। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहा था, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगबे करी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगबे करी, वही के नाते हर एक बॉडी के लिए का है, एप्लीकेबल है। हमरहुन के बीच में, आदमी आदमी के बीच में, आदमी मेल फीमेल के बीच में अट्रैक्शन हुआ थे ना, तो अट्रैक्शन एक प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अप्लाई हुआ था। काहे ना दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी होगी ना, दो बॉडीज हो गए, तो बॉडीज के बीच में ऑलवेज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हुआ था, एक्ट करत है। वही के नाते यहाँ कहा है कि एप्लीकेबल फॉर एवरी बॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स का रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रहा है, एप्लीकेबल फॉर एवरी बॉडी रहा है। ठीक है। कहा है इन यूनिवर्स, चाहे वो क्लेस्टियल रहे चाहे टेरेस्ट्रियल है। कैलेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल का है मतलब वो जितना भी प्लानेट उलानेट है, ठीक है, स्पेस में जितना भी प्लानेट उलानेट है वो का कैलेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल बॉडी का है सोचे है। ठीक है। अब यह देखो, यह एक चीज ध्यान देखे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारे यूनिवर्सल लॉ का है कहा जाता है, काहे के नाते इट इज एप्लीकेबल टू एवरी बॉडी। ठीक है। एप्लीकेबल रहता है हर एक बॉडी के लिए, वही के नाते का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के का कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान दे दियो, तो कहूँ कहूँ पूछत है कि हमरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है ये का हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी हमरे यूनिवर्सल कांस्टेंट का है कहा जाता है। वाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, काहे के नाते बिकॉज इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, एकर वैल्यू का रहा है, एवरीवेयर का रहा है, सेम रहा है, एकर वैल्यू एवरीवेयर का रहा है, सेम रहा है। ठीक है।
वही के नाते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के का कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सन ऑलवेज अट्रैक्ट्स अर्थ बट डू नॉट कोलैप्स टू सन। यह देखो, अब यह सन बीच में रहत है और एकरे वरी परी कुल प्लानेट घूमत है, वह प्लानेट में की पृथ्वी भी एक ठो प्लानेट हुए कि नहीं। अब यह क्वेश्चन कहत है कि सन अट्रैक्ट करत है, अब यह फोर्स दोनों के बीच में लागत हुए कि नहीं। सना का करत है, इस सूर्य जो रहत है पृथ्वी के अपने ओर खींचत है, लेकिन ऐसा कब्बो ने होत है, डू नॉट इट कोलैप्स टू सन, लेकिन एक कब्बो भी पृथ्वी का हुआ है, ये से आए के लड़त ना है, कोलैप्स माने लड़ना ही जात है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन पूछे हवाई काहे के नाते नहीं लड़त है, काहे के नाते सन और अर्थ के बीच में एक ठो फोर्स लागत है, जो ही फोर्स के नाते अर्थवा का करत है अपने ऑर्बिटियम ऐसे घूमा करत है, और वह फोर्स के नाम हमरे का कहा गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न हो जाता है सन और अर्थ के बीच में, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स के नाते अर्थ का करत है अपने ऑर्बिट में घूमत है, वही के नाते सन और अर्थ कब्बो भी कोलैप्स ना होत, ठीक है। ला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कहा था टाइड्स अकर हुआई, टाइड्स काहे नाते अकर होता है, टाइड्स माने ज्वार भाटा, जब 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 सन और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागी, जब जब सन और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, तब तब टाइड्स का हुई उत्पन्न हुई, अकर हुई। तो टाइड्स काहे के नाते अकर हुआ था, टाइड्स आकर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन का सन एंड मून, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ बॉडी फॉल फास्टर एट पोलर रीजन देन एट इक्वेटोरियल रीजन। देखो ये एक कॉमन पॉइंट बताए थे बहु, कि पोलर रीजन पे वेट काहे ज्यादा होता है, ग्रेविटी काहे ज्यादा होता है, कौनो भी बॉडी फॉल फास्टर काहे होता है, कुल के तीनों के रीजन एक के हुए, तीनों के रीजन का हुए एक के हुए। यह एक चीज लिखे है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो राहत है पोलर रीजन पे का राहत है ज्यादा राहत है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा राहत है, विंग विंग नाते कोनो भी बॉडी का होता है पोलर रीजन पे फास्टर फॉल हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट इज मोर व्हेन वी जंप फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट हाइट, ठीक है। अब कहूं निश्चित हमरे एक तल्ला दो तल्ला के ऊपर तीन तल्ला के ऊपर से मान लो कूदा, क्यों तीन तल्ला मंजिल के ऊपर से घर के तीन तल्ला से कूदा, यहाँ से आदमी कूदा, तो ये पृथ्वी के सरफेस पे जब स्ट्राइक हुई हिट हुई तो चोट एका लागी, ज्यादा चोट हुए, चोट लागे एक चांस रहा था कोनो सिग्निफिकेंट हाइट से जब जंप करत है तब काहे के नाते चोट लागे एक चांस रहा है। अब ई जो आदमी यहाँ से कूदा वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब कूदा तो हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हुआ था 9.8 9.8 9.8 का हो जाता है, इसे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आवत में अब वेलोसिटी का है इंक्रीज हो गए, और जितने वेलोसिटी ये ऐसी आए ग्राउंड के ऊपर उतने वेलोसिटी तो स्ट्राइक हुई हैं, ठीक है। अब जितने वेलोसिटी से ग्राउंड में स्ट्राइक हुई हैं तो चोट लागे के चांस ज्यादा हुई, तो आंसर का लिखे है वेलोसिटी या फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो हाथ है इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 9.8 से क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड जो हाथ है पर सेकेंड का हुआ है इंक्रीज हो जाता है, वही के नाते चांसेस का रहा है हर्ट हुए चांसेस ज्यादा रहा था। का लिखे है कि प्रत्येक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का हुआ था स्पीड अथवा वेलोसिटी बढ़त जाता है, ठीक है। ला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ अ फेदर एंड आयरन बॉल आर ड्रॉप्ड टुगेदर फ्रॉम इक्वल हाइट इन अ वैक्यूम व्हिच वन ऑफ द रीच फर्स्ट, वाई। कहा थे फेदर और आयरन बॉल के सेम हाइट से हमरे ड्रॉप करा जाए वैक्यूम में तो कौन सबसे पहले ग्राउंड में रिच्ड हुए, ठीक है। अब हमरे बहु कॉइन एंड फेदर एक्सपेरिमेंट दुई ठो पढ़ा गा है, एक बेर गैलीलियो गिल्ली दीन एक बेर रॉबर्ट बॉयल आए करी, एक ठो वैक्यूम जार में एक ठो ईयर जार में, ठीक है। तो वही एक चीज कंक्लूजन निकला बहु कि कोनो भी चीज के अगर वैक्यूम में हमरे गिरावा जाता है, वैक्यूम में ऊपर से कॉइन हो गए और फेदर हो गए इसे गिरावा जाता है तो सेम सेम हाइटिया से गिरावा जाता है तो सेम टाइम में ग्राउंड में का हुई रिच्ड हुई, ठीक है। और सेम टाइम में ग्राउंड में रिच्ड हुई एकर कहे का मतलब का हुए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहा वो दोनों बॉडी के लिए का रहा सेम रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दोनों बॉडी में प्रोड्यूस है वो हर एक बॉडी के लिए का हुआ है
सेम होत है। तो वैक्यूम में देखो तो काहे के नाते दोनों सेम टर्म में रीच हुई हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू का होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जोन एक्सेलरेशन यह कोइनिया में अथवा यह आयरन ड्रॉप के बात करे है या कोइनिया में आयरन ड्रॉप में अथवा फेदर में जोन उत्पन्न होता है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से का हो जाता है बराबर हो जाता है। वही के नाते दोनों सतहवें ग्राउंड में रिच्ड होता है। अब यहाँ से हमरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ओर जावा जाता है न्यूमेरिकल पार्ट के ओर। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्लास पहले हम ये चैप्टर के फार्मूला रिवाइज कर दिए थे। ठीक है, एक फार्मूला बहुत ध्यान दियो तो देखो तो एक ठू तो हमन के W इक्वल टू सबसे पहले एम जी बताए ध्यान। ठीक है, W इक्वल टू एम जी हो गए और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू का होता है G m1 m2 डिवाइड बाय का हो गए डी स्क्वायर हो गए। ठीक है, और तीसरा नंबर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू G m बाई r स्क्वायर। यह ध्यान दियो ई जोन मसवा है ये हेवनली बॉडी के मास हुए, कितके मास हुए हेवनली बॉडी के मास हुए। ठीक है, और एक ठो फार्मूला ध्यान दे दियो, यो फार्मूला आजकल बहुत क्वेश्चन काटे लागे ये फार्मूला से, वही नाते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बता दिए थे। देखो तो कौनो भी चीज है अर्थ के सरफेस है वकर मानी अर्थ के सरफेस पे कोनो भी चीज के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वका हमरे हाइट h पे ले जावा जाई तो हाइट इतना हाइटिया पे जाए के बाद में वकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए। ठीक है, तो वकर डायरेक्ट फार्मूला है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h कोनो भी चीज के, मान लो कि पृथ्वी के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, वका हाइट कुछ हाइट पे ले जावा जाए तो वह हाइट या पे वकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला का लिख सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे कितना रहा इनटू रेडियस डिवाइड बाय रेडियस में हाइट का कह दो जोड़ दियो एकर होल स्क्वायर कह दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये का फार्मूला भी सीखना है बहुत। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखो तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो ये कहा था क्वेश्चन नंबर मास ऑफ जुपिटर इज 80 है, जुपिटर का मास दिया है एंड दैट ऑफ सन इज 80 इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम जुपिटर इज 80 है इतना किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहाँ निकाले कहिस ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले कहिस भैया, तो सबसे पहले दिमाग में ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला आवे चाहिए कि F इक्वल टू G m1 m2 बाई का हुआ था डी स्क्वायर हुआ था, का हुआ था डी स्क्वायर हुआ था। अब यह ध्यान दो दोनों के मास ये जब भी न्यूमेरिकल करो ये यूनिट ध्यान दियो भैया, यूनिट मास के यूनिट केजी में रहे चाहिए और रेडियस अथवा डिस्टेंस के यूनिट के में रहे चाहिए मीटर में रहे चाहिए। लेकिन यह देखो तो रेडियस के यूनिट का दिया है किलोमीटर में दिया है, तो हमन के पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 कितना होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये माँ जब 1000 से मल्टीप्लाई करबो तो ये केमा चेंज हो जाए मीटर में चेंज हो, ये देखो ये करा है। ठीक है, 1000 से क्या करा है मल्टीप्लाई करा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देबो तो किलोमीटर मीटर में चेंज हो जाए, और रेडियस अथवा डिस्टेंस मीटर में हुए बाद में अब डायरेक्ट का कह दो फार्मूला अप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान दिया रहे हो कैपिटल जी के वैल्यू कितना हुआ, कैपिटल जी के वैल्यू क्वेश्चन में ना दिया रही तो यह रटके जाए परी कितना हुआ वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 हुआ। ठीक है, एक वैल्यू इतना हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो द मास एंड रेडियस ऑफ मून आर 80, मास दिया है। ठीक है, मास दिया है दोनों के। ठीक है, मास दिया है मून के मास दिया है और रेडियस दिया है। कहा था व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस, कहा था मून सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हुई, एंड फाइंड वेट ऑफ मैन ऑफ मास 60 kg। इस सेकंड केस में दिया है, इस सेकंड केस के भी क्वेश्चन दिया है कि फाइंड वेट फाइंड करो आदमी के, अगर मास वकर 60 kg है तो वेट कितना रही। अगर ग्रेविटी पता चल जाए तो मास का हो जी पता सॉरी वेट पता चल जाए कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो तो अब ये का क्वेश्चन करे के लिए सबसे पहले तो
गिवन जितना गिवन है उतना लिखा गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के सरफेस पे कितना है वो तो हम मन का मुंह जबानी पता है कि मून पे 1 पॉइंट कितना है 67 है, अर्थ पे कितना है 9.8, ठीक है, और जिप्टर पे कितना है 25 है, ठीक है। लेकिन ये कहे निकाले परा वो जोन गिवन क्वेश्चन में गिवन मास दिया है, डिस्टेंस अथवा रेडियस दिया है, वो करे हिसाब से निकाले परा, ठीक है, ग्रेविटी। अब देखो निकालो तो इतने आए, हालांकि और भी आ सकता रहा, जरूरी ना है, कहे से कि यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली तो बताए नहीं है कि निश्चित वैल्यू आई, वही नाते डिफरेंट भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ सकता रहा, वही नाते हमारे फार्मूला अप्लाई कई के मून के सरफेस पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है पहले वका फाइंड करा गए। अब जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता हो गए तो हमन के पता है सेकंड केस में क्या कहा है, वेट निकाले कहा है, कहा था अगर मास 60 केजी है कौन ऑब्जेक्ट का तो वह मून के सरफेस में वेट कितना हो जाए तो 60 इंटू ग्रेविटी पता है कह दो क्या हो जाए यूनिट आई सॉरी वैल्यू आई जाए वेट का जितना चाहिए तितना। लेकिन यह ध्यान रहो भैया ये यूनिट लिखे कब बोना बिरसो, लास्ट में यूनिट लिखे कब बोना बिरसो 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स का कह सकत है काट सकत है, ठीक है, 0.5 मार्क्स काट सकत है। सो यूनिट के तनिक ध्यान दियो, ठीक है, यूनिट ध्यान दियो। अब हमरे कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के ऊपर तनिक ध्यान दिया जाए, ठीक है। हालांकि जितना ये पार्ट वो पूरा इंपॉर्टेंट है का, रीजनिंग हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गए, कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पार्ट वो छोड़ो ना, बहु बार बार एक ही चीज रिपीट करे थे, ये पार्ट वो छोड़ो ना, ठीक है, दिमाग में पूरा बैठा लो, ठीक है। अब ये एक्सेल क्वेश्चन देखो, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप थ्री हेवनली बॉडी का एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है, बॉडी ए के इतना एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी के इतना, सी के इतना। अब क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड कैसे पूछा है, फर्स्ट और सेकंड कैसे, फर्स्ट में क्या कहा है इन व्हिच हेवनली बॉडी इट इज इजियर टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, कोनो भी ऑब्जेक्ट के हमरे लिफ्ट माने उठावे के लिए, ठीक है, उठावे इजी कवन परी, ठीक है, इजियर माने व्हिच वन ऑब्जेक्ट इज इजी टू लिफ्ट, कौन एक हमरे इजिली तरीका से सजिलो तरीका से ऑब्जेक्ट के उठा सका जाता। अब एक चीज ध्यान दियो हमरे वेट वेट है तो लिफ्ट करा जाता है, जब उन्हें ग्रेविटी कम अगर वेट भी कम, और वेट कम तो इजीली उठा सका जाता है कि नहीं, तो देखो तो यहाँ कुछ देखे है ये कर ग्रेविटी कम है तो यही ऑब्जेक्ट का हमरे काव कह सका जाता है, इजीली उठा सका जाता है। अब वाई पूछा है तो कही दो बता दो कि बाऊ ये कर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है वही के नाते एक हमरे काव कह सका जाता है, इजीली उठा सका जाता है, बस एज वी नो दैट, ठीक है। वेट इक्वल टू mg हुआ था, weight is directly proportional to acceleration due to gravity, here c has less gravity so it is easier to lift, c के पास less gravity है वो एक नाते का easily lift कर सका जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहा था if the object dropped from same height, कहा थे दोनों अब अगर ये हेवनली बॉडी जो है ये ऑब्जेक्टवा के सेम हाइट से ड्रॉप करा जाए, व्हिच बॉडी फॉल फास्टर, अब भैया यहाँ बता चुका है कि जौने ग्रेविटी ज्यादा वो वकर स्पीड भी का हो जाए अथवा ग्राउंड में वकर स्पीड अथवा वेलोसिटी का हो जाए ज्यादा हो जाए, स्पीड और वेलोसिटी का हो जाए ज्यादा हो जाए, मतलब वो बॉडी फॉल फास्टर हुई यूं कहे नाते। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये का ज्यादा है तो ये का हुई ग्राउंड में सबसे पहले रिजल्ट हुई। अब हवाई पूछ लिया है तो बता ही दिहो एकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है मालिक वही नाते एकर ग्राउंड एकर वेलोसिटी का हुई जी फॉल फास्टर हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इन व्हाट वेलोसिटी अ स्टोन शुड बी थ्रोन अपवर्ड टू अचीव द हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन 10 सेकंड इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इतना, कहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, ठीक है, इतना मीटर फ्रॉम द सरफेस, हाइट इतना फेंकत हो, ठीक है, तो वेलोसिटी कितना वेलोसिटी। अब ये सिंपल क्वेश्चन का मतलब बताई था, कहत है कि कोनो भी 80 मीटर के ऊपर तू ऑब्जेक्ट फेंकत हो, ठीक है। अब वह कहा था जो ग्रेविटी देखो तो 10 सेकंड लागत है ऊपर जात, कहा था हाइट पता सॉरी कितना वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट के फेंके हो वो, ठीक है। अरे तुम्हारे ढेला पाथर ऊपर फेंकत हो ना तो वह कहा था कि ऑब्जेक्ट मान लो इतना हाइट तक गा है तो वह ऑब्जेक्टवा के इतना हाइट तक गा है इतना सेकंड लाग है तो वह ऑब्जेक्टवा के कितना कितना स्पीड से फेंके हो वो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकाले कहा था कि यह कोनो ऑब्जेक्टवा का कितना स्पीड से फेंके हो, तो यह क्लास 9 के नॉर्मल फिजिक्स
एठो कंसेप्ट बताई थे कौन ऑब्जेक्टवा का जब हम यहाँ से फेंकब तो वह ऑब्जेक्टवा मैक्सिमम हाइट में पहुंचे के बाद में वो मैक्सिमम हाइट में पहुंचे के बाद में ओकर फाइनल वेलोसिटी का हो जाता है, जीरो हो जाता है। मानम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी समथिंग इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हन, एकर हाइट 80 मीटर तक का है, ठीक है, 80 मीटर ऊपर तक का है और ऊपर जाए के बाद में मैक्सिमम हाइट पे एकर वेलोसिटी फाइनल का हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये कंसेप्ट हुआ, ठीक है, कि कोनो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचे के बाद में ओकर वेलोसिटी का हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये टाइम यहाँ तक कितना लगाया है वो 10 सेकेंड लगाया है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये क्वेश्चन कुछ पढ़े हो वो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यस यस अथवा यच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर अथवा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कई का ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़े हो वो, ठीक है। एक इक्वेशन आप मोशन का आते हैं तो ये हमारे सेकंड वाला इक्वेशन यूज करा जाए, ठीक है। देखो तो अब ये एक चीज और बताई थे, जब कोनो ऑब्जेक्ट भैया ऊपर से नीचे फेंकबो तो वह ग्रेविटी प्लस रही, लेकिन कोनो भी ऑब्जेक्ट के नीचे से ऊपर फेंकबो, नीचे से ऊपर फेंकबो तो वह ग्रेविटी का हो जाए, माइनस हो जाए। देखो तो एक्चुअल में फार्मूला एच इक्व टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हुए, ठीक है, जी टी हुए, ग्रेविटी जी टी स्क्वायर हुए। लेकिन लेकिन यह ऑब्जेक्टवा के नीचे से ऊपर फेंका था तब ग्रेविटी माइनस हो जाए ना, तो प्लस माइनस का होगा है, माइनस होगा, ठीक है। अब ये सबके वैल्यू पता है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो बाबू, ठीक है। कमेंट में दबा कमेंट करो, ठीक है, कितना है पहले, ठीक है। ला अब ये क्वेश्चनवा में एक और पूछा है कि मान लो उतना हाइटिया, ठीक है, एक सरफेस पे कोनो भी चीज के एक मानम ई जैसे सरफेस है, ठीक है, जैसे एक सरफेस पे वकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जवन है, सरफेस पे कोनो ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या का कुछ हाइट तक अगर ले जावे, मानम कितना हाइट तक, या क्वेश्चन में कितना दिया हाइट, या देखो तो दिया है हाइट या 80 मीटर तक फेंका गया है, नहीं तो कहा था 80 मीटर तक फेंका गया है। अब हाइट यहाँ कितना दिया है, 80 मीटर दिया है, 80 मीटर हाइट दिया है, और रेडियस यहाँ रहा ना, समथिंग रेडियस रहा है, कर समथिंग रेडियस रहा। अब यहाँ देखो कहा था यह अगर सरफेस पे इतना ग्रेविटी रहा तो इतना हाइटिया पे पुगे के बाद में वह ऑब्जेक्टवा का ग्रेविटी कितना हो जाए, कुछ नहीं करे है, सीधा ये फार्मूला अप्लाई करो तो ग्रेविटी एट हाइट एच, हाइट एच पे ग्रेविटी अगर कितना हो जाए, सरफेस में जितना है उतना लिखो, 6.5 सरफेस पे है, रेडियस कितना दिया है, यहाँ क्वेश्चन में देखो रेडियस दिया है, रेडियस रखो, हाइट 80 मीटर दिया है, कुल गिवन है, कुल गिवन है भैया, मैं कुछ करा ही नहीं है, वैल्यू रखो, जोन आई तो आंसर रहेगी, वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए एंड बी एज शोन इन द डायग्राम, ठीक, डायग्राम बनाया है, ये और बी के मास दिया है, ठीक है, ये के मास 25 से दिया है, क्वेश्चन में देखो 25 से दिया है केजी, और बी के मास कितना दिया है 4000 केजी दिया है। अब ये कहा है शुरू में फर्स्ट नंबर में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, नहीं करे है, कुछ नहीं करे है बाबू, डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया है, डिस्टेंस दिया है, मास दिया है, अमोनियम 2 दिया है, कैपिटल जी तुम्हें पता है, ठीक है, कैपिटल जी तुम्हें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 है। देखो तो सब गिवन है, सब गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, ये के m1 मास इतना मान लो, बी के इतना मान लो, सेंटर दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है, फार्मूला पता है, वैल्यू रखो तो आंसर आएगा, ठीक है, इजी है ना। क्वेश्चन ऐसे आवत है का, क्वेश्चन ऐसे आवत है, सब गिवन रही, बस तुम्हें फार्मूला पता हो चाहिए, जो शुरू शुरू न्यूमेरिकल का शुरू में बता दिया है, फार्मूला 3-4 ठो जो रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल तो हर 100% बन जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डाला डाला था कि तो प्रूव दैट आ सका था कि तो न्यूमेरिकल आ सका था, दो ये चांसेस है, ठीक है। हाँ अब सेकंड क्वेश्चन नंबर, ये कर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखो तो सेकंड क्वेश्चन का कहा था इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी ये इतना, ठीक है। अब सेम हुए बतिया कही बहु कि माना मैं थे पृथ्वी के सरफेस है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना है, माने में का कुछ हाइट पे ले जावा जाता है, ठीक है, कुछ हाइट पे ले जावा जाता है, कुछ हाइट पे इसे लेके गवा गए तो ये हाइट या पुगे के बाद में वकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। देखो तो ये
क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन हुआ तो कहा था कि सरफेस पे कितना है ग्रेविटी इतना है, वका कुछ हाइट पे ले गवा गए तो हाइट अब ले जाए बाद में ओकर ग्रेविटी इतना हो जाता है। तो बताओ कितना हाइट पे ले गवा गए होई कि ओकर ग्रेविटी इतना हो गए। सेकंड क्वेश्चन यह कहा था। फार्मूला वह पता है, वह फार्मूला हुए ना, कुछ अलग तो नहीं करे है। देखो तो फार्मूला ये हुए कि ग्रेविटी ये हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समथिंग दिया है, इतना दिया है, और सरफेस पे 9.8 है, रेडियस तो हर देवे करे है, हाइट निकाले है। ठीक है। अब ये का मैथ तो बहुत सॉल्व करत हो, एक आप सॉल्व करो और का आर डिवाइड बाय आर प्लस एच के होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, अब सॉल्व करत जाए होला ये हो आंसर आई जाए। ठीक है। आइडिया बताई दी है, सॉल्व तो हर एक। ठीक है। आइडिया बता दी थे भाव, दबा के सॉल्व करो। ठीक है। सब आंसर आई जाए, ना आई कमेंट करो। ठीक है। कमेंट करो, व्हाट्सएप करो। ठीक है। ला नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो। इफ अ मैन फाउंड 90 न्यूटन 90 न्यूटन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 9 kg मास एट प्लेस फ्रॉम सेम प्लेस द ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड फॉर 2 सेकंड टू रीच ऑन द ग्राउंड एज्यूमिंग। ऐसा क्वेश्चन देखो भाई तो सबसे पहले दिमाग जाए चाहिए यस इक्वल टू अथवा एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखो तो यहाँ ध्यान दो, ये प्लस कब रखे है माइनस कब रखे है, जब कोनो ऑब्जेक्ट के नीचे से ऊपर के ओर फेंकबो तो माइनस जी माइनस हो जाए, और कोनो ऑब्जेक्ट के ऊपर से नीचे फेंकबो तो ये प्लस रही। ठीक है। इतना ध्यान दिया रहो। ये ऑब्जेक्ट का हुआ था ऊपर से ड्रॉप्ड माने का हो, यहाँ ड्रॉप्ड के मीनिंग का हुआ देखो तो ड्रॉप्ड माने का हुआ था कि कोनो ऑब्जेक्ट के ऊपर से नीचे की ओर का करो फेंको ड्रॉप करो गिराओ। ठीक है। तो ये हाइट हाइट सेम क्वेश्चन होगा माथी कह चुका है यार। हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो तो फ्रॉम व्हाट हाइट डिड द ऑब्जेक्ट ड्रॉप, कितना हाइट से ऑब्जेक्ट के ड्रॉप कहे गए हुए। ठीक है। टाइम दिया है देखो तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 90 न्यूटन दिया है, फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट 9 kg दिया है, टाइम 2 सेकंड दिया है। अब हाइट का हो रहा वही पता लगाओ तो अब हमन के हाइट के फार्मूला एक के पता है एच इक्वल टू यू टी प्लस का हुए जी टी स्क्वायर हुए। ठीक है। का हुए जी टी स्क्वायर हुए। अब ये एच हमन के निकाले है इनिशियल वेलोसिटी हमन के देखो तो कोनो भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से फेंकत हो तो यहाँ का हो जाए इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहा हुई। ठीक है। और ये नीचे आए बाद में अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, गिरे के बाद में कुछ देर बाद जीरो हो जाए। ठीक है। तो यहाँ क्या करे है हमन के पता है देखो तो W इक्व टू एम जी हुआ था, अथवा G के वैल्यू सिंपल सिंपल तरीका से 10 मीटर पर सेकंड यूज कर सको तो 9.8 हुए पृथ्वी के बात करत है तब एक एच इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुए। अब यहाँ देखो तो क्वेश्चन एक बार देखो तो क्वेश्चन देखो कहा था 2 सेकेंड्स टू रीच ऑन द ग्राउंड। ठीक है। कोनो भी ऑब्जेक्ट के हमरे ऊपर से फेंका गया है, शुरू शुरू में तो कोनो भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहा हुई ना। ठीक है। यहाँ ध्यान दियो कोनो भी ऑब्जेक्ट के जब ऊपर से ड्रॉप करा जाता है तो ओकर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहा हुई ना। ठीक है। ओकर इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा था जीरो रहा था, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना लेक पड़ा जीरो लेक पड़ा, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेक पड़ा जीरो लेक पड़ा। ठीक है। कंसेप्ट दिमाग में रखो कि कोनो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से अगर फेंका जाता है तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही, लेकिन कोनो भी ऑब्जेक्ट के अगर हमरे नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो अगर फाइनल वेलोसिटी का रही जीरो रही। ठीक है। ये सब फार्मूला धरो फार्मूला में। ठीक है। वैल्यू धरो ये फार्मूला में, कुल सॉल्व करो ये इसके वैल्यू आ जाए। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड सेकेंड देखो कहा था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन मास सो टाइम इज 2 सेकेंड। ये सेकेंड क्वेश्चन का पूछे रहा देखो तो कहा था कि मानो 500 ग्राम का एक ठो स्टोन, कहा था यह इफ स्टोन ऑफ 500 ग्राम 500 ग्राम का स्टोन अगर ऊपर से ड्रॉप करो सेम हाइट से तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। लेकिन क्वेश्चन में देखो तो ध्यान से शुरू क्वेश्चन कैसी कि रेजिस्टेंस जीरो माने का वैक्यूम के बात करा था, और कोनो भी चीज के हमरे वैक्यूम में बाऊ गिरावा जाई दिठू तो वह मास पे डिपेंड नहीं रहा था। एक्सेलरेशन जो दोनों पे प्रोड्यूस होता है वो सेम रहा था। एक्सेलरेशन कुल के लिए का रहा था सेम रहा था, वही के नाते टाइमिया भी का रही सेम रही, टाइमिया भी का रही सेम रही। तो ऑब्जेक्टवा चाहे 500 ग्राम के रहे, चाहे 1000 के, चाहे 9 किलो, चाहे 10 किलो। ठीक है। वो मास पे ना डिपेंड रहा था। फिर ऐसा ना सोचो कि मास ज्यादा तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए वो
कंसेप्ट के हिसाब से जाओ, ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से जाओ। तो टाइम यहाँ कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए देखो, तो होमवर्क के लिए अब एक कमेंट करो एक आंसर, ठीक है, कमेंट करो सॉल्व कई के एक देखो क्वेश्चन का कहा था कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पता लगाओ है बहु दो ठो मासेस दिया है, एक ठुक मासेस 2000 किलो हुए, एक ठुक है 4000 किलो हुए, दोनों के बीच में डिस्टेंस 80 किलोमीटर दिया है। यहाँ ध्यान दिए वाला बात एक चीज हुआ कि ये डिस्टेंस का यूनिट जो है किलोमीटर में दिया है, या का मीटर में चेंज करे के लिए 1000 से का करे पड़ी, मल्टीप्लाई करे पड़ी, तो यह रेडियस कितना हो जाए 80,000 हो जाए। एक ध्यान दियो बस यह इतना करेक्ट है। और फार्मूला का हुआ जी m1 m2 बाई का हुआ डी स्क्वायर हुआ, वेर कैपिटल जी के वैल्यू कितना हुआ 6.67 10⁻11। m1 ई दिया है, m2 यह दिया है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से निकाला गया, वैल्यू रखो, आंसर आ जाए। एक आंसर हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है, आंसर कितना आवत है। आज के लिए बस इतना हुआ। 3 वीडियो में हमारे फोर्स एंड मोशन के पूरा चैप्टर भेज दिया गया है, ठीक है, रिवाइज करो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़े में थ्योरी पढ़ो, 3-4 ठो फार्मूला है वो का देखो, गिव रीजन पे ध्यान दो। कुल मिला फोर्स एंड मोशन से 5 मार्क्स पे आवत है, 5 मार्क्स गोजी में रख लो। इससे ज्यादा जितना तीनों पार्ट में है ये तीनों पार्ट के वीडियो भेज दो, इससे ज्यादा कुछ तुम्हें पढ़ाई नहीं पड़ेगा, कुछ पढ़ाई नहीं पड़ेगी। रुक रहो, एकदम 100% रुक रहो। इसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन काट दिए तब कहो, ठीक है, एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन यही कंसेप्ट पे जितना पढ़ाया है ना वही पे डिपेंड रही, वक्रे बाहे कहूँ नहीं काटी, ठीक है। इतना बढ़िया से रिवाइज करो, थ्योरी रीजन न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, ठीक है, बस बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अब देखा जाता है अगला वीडियो, ठीक है, मिला जाता है अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, टाइम देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, ऐसे कि फ्यूचर में बस दुए कि तो 12 के मार्कशीट कामे लागत है कि तो 10 के मार्कशीट कामे लगा, हर एक जगह ही भैया जहां जाबो तहां 10 के मार्कशीट 12 के मार्कशीट मंगबे करी, ठीक है, एक नाते 10 के ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ला।